नमस्कार साथियों, कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो जो क्रैश कोर्स है स्टैटिक जीके का, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर है 6th सेंचुरी बीसी में भारत की राजनीतिक दशा। अब देख लीजिए 6th सेंचुरी बीसी का जो भारत का राजनीतिक दशा है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। वैदिक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि वैदिक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत में 16 बड़े राज्यों समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इसको हम लोग 16 महाजनपद के नाम से जानते हैं। तो आपको क्या सवाल रहेगा कि जो 16 महाजनपद है वो उसका उद्भव किस सेंचुरी में हुआ? तो 600 बीसी में हुआ और महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले हुआ। या फिर पूछ दिया कि महाजनपद कुल कितने थे? तो 16। महाजनपद का उद्भव किस काल में हुआ? तो 600 बीसीई में हुआ। और इन 16 महाजनपदों के नाम इस प्रकार हैं: काशी, कौशल, अंग, वज्जी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अश्मक तथा गांधार। ये कुल 16 महाजनपद थे। यानी 600 बीसी में पहली बार भारत में राज्यों का अस्तित्व तैयार हो रहा था। ये 16 महाजनपद का मतलब ही हुआ ये 16 राज्य थे। ठीक है, आगे देखिए। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। याद रखना है कि महाजनपद कितने थे? 16। सबसे पहले इस महाजनपद का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के नाम हैं, लेकिन इसमें जो नाम दिए गए हैं वो भिन्न है। जैसे अंग, बंग, मलय, अच्छे। तो इस तरह से ये मैच नहीं करता है। वर्तमान में जो वो 16 महाजनपद थे उससे ये मैच नहीं करता है। इसलिए अंगुत्तर निकाय में दिए गए 16 महाजनपद वो प्रमाणिक थे, प्रमाणिक माने जाते हैं। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। तो याद रखेंगे कि वैशाली क्या था? एक गणराज्य था और गणराज्य में सबसे शक्तिशाली वैशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश। और इस वंश के पहले राजा हुए बृहद्रथ, और बृहद्रथ का पुत्र जरासंध, और इनकी राजधानी थी ग्रीवर्ज। देखिए जो क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में हम केवल उन्हीं तथ्यों का उल्लेख कर रहे हैं जो तथ्य आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सालों भर कहीं भी क्लास किए हों, कोई भी किताब पढ़े हों, लेकिन यहाँ जिस तथ्य का हम उल्लेख कर रहे हैं आप इसका सीधा सीधा सकारात्मक प्रभाव आप अपने आगामी प्रतियोगिता परीक्षा पर देखेंगे। तो देख लीजिए, सबसे शक्तिशाली गणराज्य था वैशाली। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ इस वंश के पहले राजा हुए। जरासंध इनका पुत्र हुआ और इनकी राजधानी ग्रीव्रज यानी राजगृह थी। और इस जरासंध का वर्णन महाभारत में भी किया गया है। महाभारत के वन पर्व में राजगृह को जरासंध की राजधानी बताई गई है। और आप देखे होंगे कि जरासंध वाला जो वो कहानी है
कि जरासंध को वो वरदान प्राप्त था कि यदि कोई उसकी हत्या करे और उसको बीच से चीर भी दे और दोनों अलग अलग दिशा में फेंक दे, तब भी वो फिर से जुड़ जाता था। और देखे होंगे कि महाभारत के युद्ध में भीम ऐसा करते हैं और वो फिर से एक हो जाता था। बाद में कृष्ण इशारा करते हैं कि दोनों शरीर के दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दो। तो ये कहानी महाभारत में भी है, जरासंध और भीम के बीच जो युद्ध चलता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक हुआ बिंबिसार, और बिंबिसार हर्यक वंश का था। मगध का सबसे प्रतापी राजा बिंबिसार। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था ब्रह्मदत्त, और ब्रह्मदत्त ने कौशल पर अपना विजय प्राप्त किया था। यानी ये 16 महाजनपद थे, यानी ये 16 राज्य थे, और फिर ये इन राज्यों के बीच आपसी संघर्ष हुआ, और उस आपसी संघर्ष के बाद जो सबको जीत लिया उसको साम्राज्य कहा गया। और इस 16 महाजनपद से एक साम्राज्य निकला जिसको हम मगध साम्राज्य के नाम से जानते हैं। काशी का सबसे शक्तिशाली ब्रह्मदत्त कहाँ का शासक था? काशी का। और ब्रह्मदत्त ने कौशल को जीत लिया। देखिए, कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब ये जो कंस था ये कहाँ का शासक था? कौशल का। और इसने काशी को जीत लिया। काशी का राजा ब्रह्मदत्त कौशल को जीत लिया, और आगे चल करके कौशल का राजा कंस काशी को जीत लेता है। प्रसेनजीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत के कलाम, रामग्राम के कोलिये, पावा और कुशीनारा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य आदि गणराज्यों पर अधिकार था। अब आपको समझना क्या है, प्रसेनजीत जो था वो कौशल का शासक था, और प्रसेनजीत फिर काशी को अपने अधीन कर लेता है। इसके अतिरिक्त जो कुछ छोटे छोटे गणराज्य थे, जिसमें से कि कपिलवस्तु था, कपिलवस्तु में शाक्य कुल का शासन था, जिस कुल से महात्मा बुद्ध आते थे। इसी तरह से केशपुत के कलाम, रामग्राम में कोलिय वंश का शासन था, पावा और कुशीनारा में मल्ल का शासन था, पिपलीवन में मौर्य वंश का शासन था, और इन सबको प्रसेनजीत ने अपने अधीन कर लिया था। सवाल में आपको ये जरूर पूछता है, जैसे इसको मिलाने के लिए देगा, शाक्य कहाँ के थे? कपिलवस्तु के। कलाम कहाँ के थे? केशपुत के। कोलिये कहाँ के थे? रामग्राम के। मल्ल कहाँ के थे? तो कुशीनारा और पावा के। मौर्य कहाँ के थे? तो पिपलीवन के। इस तरह से आप पढ़ेंगे। और इसका ये जो कंटेंट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, ताकि आप इसका निरंतर दोहराव कर सकें। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। देख रहे हैं, ये 5 राजाओं का एक गुट बनाया था। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। याद रखेंगे, कौशल की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए। जो उत्तरी भाग था उसकी राजधानी हो गई श्रावस्ती, और जो दक्षिणी भाग था उसकी राजधानी हो गई साकेत। और इसी तरह से प्रश्न पूछा गया है कि उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती, और दक्षिणी कौशल की राजधानी कहाँ थी? साकेत। उससे पहले कहाँ थी? अयोध्या। जो खुदाई हुआ है उसके आधार पर पता चलता है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्ध चंद्राकार था। अर्ध चंद्राकार मतलब आधा चंद्रमा के समान। क्या था? अर्ध चंद्राकार। नगर की बनावट, नगर विन्यास, नगर जो बसा हुआ था वो अर्ध चंद्राकार आकार में बसा हुआ था।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। तो मल्ल महाजनपद कहाँ था? देवरिया में। इसके दो भाग थे, एक की राजधानी पावा यानी कि पडरौना और दूसरे की राजधानी कुशीनारा यानी कसिया थी। तो ये जो पावा है और ये कुशीनारा, ये किसकी राजधानी थी? मल्ल की राजधानी थी। मल्ल दो भाग में बटा हुआ था। मल्ल दो भाग में बटा हुआ था, याद रखेंगे, ये पूछा गया सवाल है। मल्ल एक भाग की राजधानी थी पावा और दूसरे भाग की राजधानी थी कुशीनारा। ठीक है, कुशीनारा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्व तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। तो चेदी महाजनपद कहाँ था? तो आज का जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है वहां पर विकसित हुआ। और चेदी की राजधानी थी सोथीवती। और इसकी पहचान महाभारत में जो सुक्तिमती का उल्लेख हुआ है उससे की गई है। सोथीवती या सुक्तिमती चेदी महाजनपद की राजधानी थी। 16 महाजनपद और उसकी राजधानी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण है उसका उल्लेख क्रैश कोर्स के रूप में हम कर रहे हैं। महाभारत काल में चेदी का शासक था शिशुपाल, अब पता ही होगा, जिसका गर्दन भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उड़ा दिया था, वही शिशुपाल। ये शिशुपाल कहाँ का शासक था? चेदी का शासक था। और चेदी महाजनपद आधुनिक जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो वहां पर चेदी महाजनपद स्थित था। देख लीजिए, शिशुपाल था जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद का उद्भव हुआ। तो याद रखेंगे, बुंदेलखंड में चेदी महाजनपद और प्रयागराज के आसपास था वत्स महाजनपद। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। अब ये किससे ज्ञात होता है? विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण में लिखा गया है कि बाढ़ के कारण हस्तिनापुर नष्ट हो गया और उस समय हस्तिनापुर के राजा नीचक्षु ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था और यहाँ का शासक था उदयन। कहाँ का? कौशाम्बी का। बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। तो याद रखना है, ये जो उदयन है ये कहाँ का शासक था? तो उदयन वत्स का शासक था। ठीक है, जो बाद में जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। और यहीं का, यहाँ पर किस वंश का शासन था? तो पौरव वंश का। और इसी वंश का एक राजा था उदयन, और उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला बौद्ध भिक्षु का नाम पिंडोल था। उदयन वाशवदत्ता की प्रेम कथा उज्जैन से संबंधित थी। देखिए, उदयन जो कि वत्स महाजनपद का राजा था, बाद में चल करके वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। तो उदयन और उसकी प्रेमिका वासवदत्ता की प्रेम कहानी बहुत प्रचलित थी उस काल में, और यह प्रेम कहानी उज्जैन से संबंधित थी। और इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासव दत्ता में वर्णित किया है। इसको लिखेंगे इस तरह से, स्वप्न वासव दत्ता। तो ये तो बहुत बार पूछा गया है। स्वप्न वासव दत्ता कौन लिखा, किसकी रचना है? तो भास की रचना है।
भास ने लिखा। स्वप्न वासव दत्ता किस प्रकार का साहित्य है? तो नाटक साहित्य है, नाटक साहित्य है। और इसमें किसके प्रेम का वर्णन किया गया है? तो वत्स के राजा उदयन और उसकी प्रेम का, वासव दत्ता की प्रेम कहानी है, वासव दत्ता की प्रेम कहानी है इसमें। तो ये स्वप्न वासव दत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य है, जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली और यमुना पार के भूभागों पर स्थित स्थित था, जिसको कि बाद में चल के उस क्षेत्र का नाम ही कुरुक्षेत्र पड़ा। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। तो कुरु राज्य का राजधानी था हस्तिनापुर। बुद्ध के समय यहाँ के राजा कौरव थे और पांचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले से मिलकर बनता था। तो पांचाल महाजनपद कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। और इसके भी दो भाग थे। पंचाल के दो हिस्से थे, उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, और दक्षिणी पंचाल जिसकी राजधानी थी काम्पिल्य। याद रखिएगा, कुरु महाजनपद दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में था, इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी और यहाँ का राजा कौरव था। पांचाल महाजनपद उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं के क्षेत्र में था और इसके दो हिस्से थे। उत्तरी पांचाल के उत्तरी और दक्षिणी दो हिस्से थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कानकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। कानकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था और आजकल कानकुब्ज ब्राह्मण भी होते हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े होते हैं। पांचाल जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कौशल और पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती है। यानी ये पांचाल एक ऐसा राज्य था जिसका विस्तार हिमालय के तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी, यानी इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में चंबल नदी, पूर्व में कौशल राज्य और पश्चिम में कुरु जनपद था। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय यह एक गणराज्य हो गया। पहले देखिए, पहले ये राजतंत्र था, बाद में ये गणराज्य हो गया। महाजनपद काल में कुछ 16 महाजनपद में कुछ गणतंत्र थे, गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, यानी वहां एक से अधिक व्यक्ति राजा होते थे जो समाज, हर समाज से और उस समाज का प्रमुख व्यक्ति उसका हिस्सा होता था प्रशासन का। लेकिन जहां राजतंत्र था वहां एक व्यक्ति का शासन था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था, ठीक है। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर और भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। तो आपको राजस्थान में मत्स्य महाजनपद कहाँ था? राजस्थान में था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान में, और इसकी राजधानी विराट थी। और मत्स्य की राजधानी विराट, और इस विराट नगर की स्थापना विराट नामक राजा के द्वारा की गई थी। हेलो हेलो। देखिए, जो सूरसेन महाजनपद है, वो सूरसेन महाजनपद जो आधुनिक ब्रज मंडल है, ब्रज मंडल जहाँ पर आज ब्रज भाषा बोली जाती है, मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र को, तो सूरसेन ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। जरूर याद रखेंगे। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेन तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे।
और उसी मेथोरा से ये आगे मथुरा बना। अश्मक महाजनपद इकलौता महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। कहाँ? वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित था ये, याद रखेंगे। इकलौता महाजनपद अश्मक था जो दक्षिण भारत में स्थित था और किस नदी के तट पर स्थित था? गोदावरी नदी। अवंती महाजनपद पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था। तो अवंती मालवा प्रदेश में बसा हुआ था। और इस महाजनपद के दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। यानी अवंती राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ये महाजनपद अस्तित्व में था। और गौतम बुद्ध के समय अवंती का बहुत ही प्रसिद्ध राजा चंड प्रद्योत थे। बिंबिसार के समय, बिंबिसार कहाँ का राजा था? मगध का। और प्रद्योत यानी चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था? अवंती का। तो बिंबिसार और प्रद्योत के बीच बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध थे और प्रद्योत को पांडु रोग हो गया था। और जब वो इस रोग से ग्रसित था तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा था और जीवक ने ठीक कर दिया था। तो ये वाला लाइन देखिए, पहले बता देते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी आगामी 72वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं या बीपीएससी टीआरई का तैयारी कर रहे हैं या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जैसे एसएससी, रेलवे या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप सिर्फ इस क्लास को, इस रिकॉर्डेड इसको मतलब कहते हैं ना कि रख लीजिए, इस चैप्टर को आप देखेंगे। यदि इस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया तो आपको इसी तथ्य में से वो प्रश्न होगा। तो बाद में पछताने से फायदा है कि जरूर आप इस क्रैश कोर्स का एक बार दो बार दोहराव कर लें। बिंबिसार के समय जो अवंती के राजा प्रद्योत थे वो बीमार हुए और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा। तो एक प्रश्न यह भी आता है कि जीवक किसका राजवैद्य था? बिंबिसार का। और किसके उपचार के लिए जीवक को भेजा गया था? तो चंड प्रद्योत। और प्रद्योत कहाँ का राजा था? अवंती का। बौद्ध पुरोहित महाकात्यायन के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया। तो एक बौद्ध पुरोहित थे जिनका नाम था महाकात्यायन और इनके प्रभाव में आकर के प्रद्योत अवंती के शासक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में दो जनपद थे, गांधार और कंबोज। यदि बात करें तो सबसे उत्तर में स्थित राज्य था ये। कौन? गांधार और कंबोज। गांधार महाजनपद वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी जिले में स्थित था। इंपॉर्टेंट। और रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के दो पुत्र तक्ष ने की थी। तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। और तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक था। और तक्षशिला नगर के जो संस्थापक थे वो भरत के पुत्र तक्ष थे। ठीक है। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर था पुष्क कलावती। तो पुष्क कलावती किस महाजनपद का हिस्सा था? गांधार का। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ, अर्थात वार्ता का मतलब होता है कृषि, पशुपालन और व्यापार। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन और व्यापार और वाणिज्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे वार्ता कहा गया है। वार्ता का मतलब ये तीनों,
और कौटिल्य ने ये कहा है कि कंबोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ, अर्थात जो कंबोज के लोग थे वो पशुपालन का कार्य करते थे, कृषि का कार्य करते थे, वाणिज्य का कार्य करते थे और शस्त्रोपजीवी यानी शस्त्र चलाने में भी निपुण थे, और ये चारों कार्य उनके जीविका का आधार था। प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। तो आपको जब भी पूछे कि 16 महाजनपद में कौन सा महाजनपद था जो घोड़े के लिए विख्यात था, तो वो था कंबोज। 16 महाजनपद में से चार कौन कौन? कौशल, मगध, वत्स और अवंती सबसे अधिक शक्तिशाली थे। कौशल, मगध, वत्स और अवंती, यानी 16 महाजनपदों को आगे चल करके इसी 4 महाजनपद के द्वारा अपने में विलय कर लिया गया, और इनमें से भी बाद में तीनों का विलय मगध अपने अंदर कर लेता है और मगध साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि 16 महाजनपद में से कितने उत्तर प्रदेश में थे, तो 8 थे उत्तर प्रदेश में। और ये महाजनपद कौन कौन है जो उत्तर प्रदेश में थे? काशी, कौशल, वत्स, मल, कुरु, पांचाल, सुरसेन और चेदी। बुद्ध काल में गणतंत्रों में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलते हैं, यानी इस समय केवल राजतंत्र ही नहीं था बल्कि गणतंत्र भी था, गणराज्य के भी प्रमाण मिलते हैं। तो इस समय 600 BCE में कौन कौन से गणराज्य थे? तो कपिलवस्तु एक गणराज्य था जहां शाक्य कुल का शासन था। सुसुमगिरी एक गणराज्य था जहां भग्ग कुल का शासन था। अलकप जहां पर वुली वंश का शासन था। केशपुत जहां कालाम वंश का शासन था। रामगोराम जहां कोलिय वंश का शासन था। कुशीनारा मल्ल वंश का शासन। पावा यहाँ भी मल्ल वंश का शासन। पिपलीवन में मौर्य वंश का शासन और वैशाली में लिच्छवी गणराज्य के रूप में इसको हम जानते हैं, और मिथिला में विदेह कुल का शासन था। अब आप याद रखेंगे कुल कितने गणराज्य थे, जरा गिन लीजिए। 1 कपिलवस्तु, 2 सुसुमगिरी, 3 अलकप, 4 केशपुत, 5 रामग्राम, 6 कुशीनारा, 7 पावा, 8 पिपलीवन, 9 वैशाली और 10 मिथिला। अर्थात भारत में याद रखेंगे कि भारत का पहला साम्राज्य, यानी भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना भी बिहार से होता है और वो मगध साम्राज्य था। और जहां से यह क्लास लाइव हो रहा है वहां मिथिला विदेह यानी कि ये मिथिला गणराज्य था, गणतंत्र, ठीक है। और गणतंत्र उसको बोलते हैं जहां राजपद वंशानुगत नहीं होता हो। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के के नाम से जाने जाते हैं। ये भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। और आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के पर ठप्पे देकर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए क्योंकि ठप्पा देकर निशान बनाया जाता था इसलिए इसको आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा गया है। ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य तक प्रचलन में थे। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासनी से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो वज्जी संघ के न्याय व्यवस्था की जानकारी किस साहित्य से प्राप्त होती है? सुमंगल विलासनी से, जो कि बुद्ध घोष की टीका है।
और इससे ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। तो प्राचीन काल में न्याय व्यवस्था किस प्रकार का था, सुमंगल विलासिनी से पता चलता है। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था और राजा बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित थे। और जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। तो श्रेणिक कौन था? श्रेणिक किसे कहा गया? बिंबिसार को। बिंबिसार किस वंश का था? हर्यक वंश। और कहाँ के शासक थे? मगध के। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध का नरेश बना था। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति मजबूत की। लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित की। और दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत से था। यानी आप जान लीजिए कि बहन प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ किया। तो बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का शासक था और मगध के सबसे महत्वपूर्ण शासक, पहला महत्वपूर्ण शासक, जिसके नेतृत्व में धीरे धीरे मगध मजबूत हुआ। बिंबिसार की दो नीति थी, एक तो युद्ध के जरिए अपने क्षेत्र का विस्तार किया और दूसरा था वैवाहिक संबंधों के जरिए। लिच्छवी गणराज्य के जो शासक थे चेटक, उनकी पुत्री के साथ विवाह किया और जो कौशल राज्य था, महाजनपद था, और वहां के शासक प्रसेनजीत की बहन महाकोसला देवी के साथ विवाह किया। और इसके जरिए वैवाहिक संबंध के जरिए, जैसे कौशल से शादी, कौशल के शासक प्रसेनजीत की बहन महाकोसला देवी के साथ विवाह करके काशी का प्रांत इनको दहेज के रूप में मिला। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध में मध्य देश की राजकुमारी खेमा के साथ। तो धीरे धीरे बिंबिसार की स्थिति मजबूत हुई, यानी कि कौशल राज्य हो, मध्य देश हो, लिच्छवी गणराज्य हो, ये सब के साथ उनके वैवाहिक संबंध थे और ये सब उनका साथ दे रहे थे। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। अब देखिए, अंग को जीत लिया, बाकी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनसे कुछ क्षेत्र प्राप्त कर लिए। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेणुवन नामक उद्यान बौद्ध संघ के निमित्त प्रदान किया। तो आपको ये भी सवाल पूछता है कि वेणुवन जो है वो बौद्ध संघ को कौन दिया था? तो वो बिंबिसार ने दिया था। दिग्घ निकाय बौद्ध साहित्य से ये पता चलता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहां की संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया। तो चंपा से जो आमदनी होता था वो पूरा आमदनी ब्राह्मणों को दान में दे दिया था बिंबिसार ने। और बिंबिसार का ही पुत्र अजात शत्रु था और उसने बिंबिसार को कैद कर लिया और कारावास में डाल दिया, कारागार में डाल दिया और बाद में बिंबिसार की हत्या कर दी। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व में होता है और बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र कुनिक अथवा अजातशत्रु मगध का शासक बनता है। इतिहास में अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। इस नाम से, पितृहंता के नाम से। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। जैसे बिंबिसार मगध साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, उसी समान स्वभाव का अजातशत्रु था। हालांकि इसने अपने पिता की हत्या करके ये शासक बना था, इसलिए इसको पितृहंता भी कहा गया है। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया। अब वो देखिए,
जहाँ की राजकुमारी से शादी हुआ था, यानी अपने ननिहाल के साथ ही अपना युद्ध शुरू कर दिया। और मगध के शासक अजात शत्रु और कौशल के शासक प्रसेनजित के बीच आगे चल करके संधि हो जाती है, और प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजात शत्रु से कर दिया और फिर से काशी मगध को दे दिया। पाटलीग्राम की स्थापना अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने किया, और पाटलिपुत्र, जिसको पाटलीग्राम कहते हैं, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का संस्थापक अजात शत्रु का पुत्र उदयन था। और उदयन ने ही मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी, और पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। और इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। तो ये कौन किया था? ये काम उदयन ने किया था। मगध में ही फिर आगे चल करके शिशुनाग, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश अस्तित्व में आया, और इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। महावंश टीका में शिशुनाग को लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी से उत्पन्न कहा गया है, और पुराणों के अनुसार यह क्षत्रिय था। देखिए, महावंश टीका में इसको शिशुनाग को लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी से उत्पन्न माना गया है, लेकिन पुराण में इसे क्षत्रिय कहा गया है। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। तो अवंती को मगध साम्राज्य में कौन मिला दिया? शिशुनाग। और इसने मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा का विस्तार मालवा तक कर दिया। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वत्स भी जो है वो अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र का व्यापार और वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने ग्रीवव्रज के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, जो बाद में चलकर उसकी प्रधान राजधानी हो गई। तो शिशुनाग वंश के काल में जो मगध साम्राज्य था उसकी राजधानी वैशाली हो गई थी, पाटलिपुत्र की जगह। शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 बीसी तक शासन किया, और महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक शासक बना, और पुराण में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक फिर से क्या किया? राजधानी वैशाली से उठा करके पाटलिपुत्र लेके चला गया, और कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था, और इस संगति में बौद्ध संघ दो संप्रदायों में बट गया था, अस्थावीर और महासांघिक में विभाजित हो गया था। वान भट्ट के हर्षचरित से ज्ञात, देखिए ये बहुत बार पूछा है कि बौद्ध संप्रदाय अस्थावीर और महासांघिक में कब बट गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान वैशाली में। वान भट्ट के हर्षचरित्र से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्ष तक शासन किया आगे चलकर, और कालाशोक के उत्तराधिकारियों का 344 बीसी में लगभग वो समाप्त हो गए, और शिशुनाग वंश का अंत करने के बाद मगध पर नंद वंश का शासन शुरू हुआ। नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की थी वह निम्न वर्ण से संबंधित था, और विभिन्न ग्रंथों में उसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है। तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक स्थिति रही वो 16 महाजनपद और उनके महत्वपूर्ण शासक, उन महाजनपदों की राजधानी, वर्तमान जो आधुनिक जो क्षेत्र है, कौन सा महाजनपद किस क्षेत्र में अवस्थित था, ये सब जिक्र किए। अब ये देख लीजिए कि शिशुनाग वंश के बाद आता है फिर यहाँ पे नंद वंश। पुराणों में नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद।
महापद्म नंद। और महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है, ठीक है, और यूनानी में इसको अग्रमिज भी कहा गया है। तो ये जब शब्द पूछे कि अग्रमिज या उग्रसेन किसको कहा गया है, महापद्म नंद को, और यही नंद वंश का संस्थापक था। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महापद्म नंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ प्रशिष्ट पर्व के अनुसार वह नापित अर्थात नाई था और पिता और वेश्या माता का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इसलिए इन्हें नवनंद भी कहा जाता है। अब ये 9 राजा इस प्रकार थे: उग्रसेन उर्फ महापद्म नंद, जो इस वंश का संस्थापक था। इसके अलावा पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, दशसिद्धक, कैवर्त और धनानंद, जिसमें से इसमें आपको 2 महत्वपूर्ण शासक हैं, धनानंद और उग्रसेन उर्फ महापद्म नंद। वैदिक साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल कुछ इस प्रकार रहा। जो हर्यक वंश है वो शासन कब से कब तक किया, तो हर्यक वंश 544 बीसी से 412 बीसी तक शासन किया और 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया, अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक और उदयन 460 से 412 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसमें महत्वपूर्ण ये वाला है कि किस वंश का शासन कब से कब तक रहा और उस वंश के कौन महत्वपूर्ण राजा हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। शिशुनाग वंश में शिशुनाग और काकवर्ण, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और उसके बाद काकवर्ण यानी काला शोक के 10 पुत्र वो शासन किए। नंद वंश का शासनकाल रहा 344 से 321 बीसी तक। इस वंश के संस्थापक थे महानंद उर्फ उग्रसेन और उनके 8 पुत्र और अंतिम पुत्र धनानंद शासन किया। महापद्म नंद को कली का अंश कहा गया है, अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, और दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा गया है। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की और एक राट की उपाधि ग्रहण की। इसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के जो नाम हैं मिलते हैं वह इक्ष्वाकु, कलिंग, अश्मक, पांचाल, काशेय, हैहय, कुरु, मैथिल, सुरसेन और वितिहोत्र, यानी इन सब को इसने पराजित किया, समाप्त किया। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष, अश्मक ने 25 वर्ष और पांचाल ने 12 वर्ष और काशी ने 23 वर्ष, हैहय ने 28 वर्ष, कुरु ने 36 वर्ष, मैथिल ने 28 वर्ष, सुरसेन ने 23 वर्ष तथा वितिहोत्र ने 20 वर्ष तक शासन किया था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से उसके कलिंग विजय की सूचना मिलती है। यानी खारवेल जो कि कलिंग का शासक था, इसी के अभिलेख है, इसी का एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख से ये पता चलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग को जीता था। नंद वंश का अंतिम राजा हुआ धनानंद, जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र कहा है और यूनानी महापद्म नंद के लिए अग्रमीज शब्द का प्रयोग करते थे। जैनों ने इसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है। किसे? धनानंद को। काबुल और सिंगली ग्रंथों से भी उसकी अपार संपत्ति की सूचना मिलती है। सिंगली ग्रंथ यानी जो श्रीलंका में लिखे गए बौद्ध साहित्य को कहते हैं। धनानंद उसका सेनापति था। धनानंद द्वारा जनता से बेलगाम ढंग से धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भी
कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। और इस स्थिति का लाभ उठा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से ध्यानानंद की हत्या कर दी और नंद वंश का अंत कर दिया। और व्याकरणाचार्य पाणिनि महापदम नंद के समकालीन थे, बल्कि उनके मित्र भी थे। तो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक स्थितियों का पूरा वर्णन इस चैप्टर में किया गया और एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। यदि आप इसका रिवीजन करना चाहते हो, कंटेंट चाहते हो, तो आपको ये कंटेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।